कोई भी बीजेपी में आदिवासी कहलाने के लायक नहीं। ये लिस्टिंग से फायदा उद्योगपति को। जैन अलग हो गए तो क्या वो हिंदू का विरोध कर रहे थे? क्या बुद्धिस्ट अलग हो गए तो क्या हिंदू का विरोध कर रहे थे? मुस्लिम अलग हो गए तो क्या हिंदू का विरोध कर रहे थे? आप मुझे बताइए कि आदिवासियों को धर्म कोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताइए। देखिए, हमने तो सत्ता देखी नहीं है। आपने नहीं देखा, आपके पापा ने। हाँ, तो हम युवा पीढ़ी का ये तो दर्द है। एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से परमिशन दे रही है वो। 1-1 करोड़ पेड़ कट रहे हैं, तो एनजीटी कर क्या रहा है? दोस्तों, आज दिल्ली में हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया मौजूद हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में आपसे मुलाकात हुई, पहले बहुत पिछली बार झाबुआ में आपसे मुलाकात हुई थी। झाबुआ में भी मुलाकात हुई थी। क्या हो रहा है दिल्ली में? बड़ी चर्चा हो रही है, कुछ प्रोफेशनल्स की मीटिंग कर रहे हैं, सैम पित्रोदा उसमें थे, थोड़ा बताइए क्या। देखिए, ये पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जी, वो राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं। पर जिस तरह का आज एक मंजर पूरे देश में चल रहा है, उसमें मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षित लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक अनपढ़ लोग पॉलिटिक्स चलाएंगे। और एक पॉलिसी गलत वो बनाते हैं, उससे पूरा देश भुगतता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल हमारी कम्युनिटी है, चाहे वो हम आदिवासियों की बात करें, तो बहुत शर्मीली होती है और नॉर्मली वो अपने जॉब से काम रखते हैं। बट पहली बार हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमने ये करा है कि हमने उनके जितने भी लोग थे उन सबसे संपर्क करा, और उनसे संपर्क करने के बाद हमने, चाहे वो XIS ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, एकेडमिशियंस थे, उसके बाद साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इन सबको इकट्ठा कर कल हमने एक मोर देन 350 प्लस टू 400 लोगों का कल एक सेशन करा है, जिसमें राहुल जी भी आए थे। उन्होंने भी अपने जो उनके विचार है पूरे साझा करे हैं। और सैम पित्रोदा जी, क्योंकि उनको वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स माना जाता है टेलीकॉम रेवोल्यूशन का, जब राजीव जी और उन्होंने मिलकर एक ज़बरदस्त क्रांति लेकर आए थे, तो वो US में है, शिकागो में है। तो उनसे भी लाइव हमने जूम से के थ्रू जुड़कर उनके भी विचार जानने की कोशिश करी। अच्छा, ये बताइए, सैम पित्रोदा अभी भी मतलब अपडेटेड हैं? क्योंकि अभी ज़माना बहुत बदल गया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पे बहस थी। और आज हम और आप जब बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, उस पे बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितना एथिकल है, अनएथिकल है, कितना इस्तेमाल होना चाहिए। तो सैम पित्रोदा साहब, देखिए के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए, पहले जो चैलेंजेस थे आज भी वही चैलेंजेस हैं। एडवांसमेंट आप बोल सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि कैसे नए थिंकिंग को हम अडेप्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली मैं मानता हूं, जैसे हमारी पॉलिटिक्स भी US पॉलिटिक्स को फॉलो करती है। और एक यही कारण है कि जिस तरह का एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन US में होता है, वैसे ही सिस्टम अब हमारे देश में चालू हो गया है कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, नीचे उन्हीं के नाम पर जीता जाता है और उन्हीं के नाम पर फिर आगे वो सरकारें चलाते हैं। और सेम चीज़ स्टेट्स में भी हो रही है, सेम चीज़ लोकसभा में भी हो रही है। तो अब जो चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के वो ज़्यादा करीब हैं, US में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो हमसे काफ़ी एडवांस्ड है। तो हमारा यही था कि हम जानना चाह रहे थे कि उस समय आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, उनको कैसे ओवरकम करा, क्योंकि ये एक तरीका है कि हर जनरेशन में जो भी आएगा उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चैलेंजेस फेस करना ही पड़ेंगे। बट अगर आप एक फोकस्ड हो तो हमको एक आइडिया मिल सकता है कि आज की जो एक परिदृश्य चल रहा है, वैसा उस समय भी कुछ हुआ होगा जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, क्योंकि 1.5 घंटा लोगों ने सवाल भी करे, क्यूरोसिटी भी थी लोगों में कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, किस तरह से हम आज के युग में हमको क्या करना चाहिए, आपके समय कैसा होता था, कैसे पॉलिसी मेकिंग बनती थी। क्योंकि सैम पित्रोदा जी ने भी 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करा है। इंदिरा जी के साथ काम करा, राजीव जी के साथ काम करा और फिर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करा। तो एक वास्ट एक्सपीरियंस। नहीं, मुझे विश्वास है कि मजा आया होगा आप लोगों को और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन
जब टेक्नोलॉजी की बात चली रही है, कम्युनिकेशन की बात चली रही है, आदिवासी इलाकों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश जहाँ से आप आते हैं, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, और भी इलाके हैं, पीछे में महाराष्ट्र के नंदुरबार में था, और हम लोग एक ऐसे जो सतपुड़ा का जंगल जिसको कहा जाता है उस इलाके में घूम रहे थे हम लोग, और हम लोग कई ऐसे गांवों में पहुंचे जहां अभी तक नेटवर्क नहीं है मोबाइल का। वो नेटवर्क के लिहाज से डार्क जोन कहे जाते हैं। और आज की तारीख में मुसीबत ये है कि जब तक आपका KYC नहीं होगा आपको राशन भी नहीं मिलेगा, आपको किसी योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए कभी उनको पहाड़ पे जाना पड़ता है, कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या आप इस सिचुएशन से अवेयर हैं, और अगर अवेयर हैं तो आप मतलब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या ये मुद्दा कभी डिस्कस होता है आदिवासी कांग्रेस में या कांग्रेस पार्टी में? देखिए, ये आपका कहना सही है कि आज की जो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, और इसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि उस समय भी जब हमारी सरकार थी तब पहली बात पंचायतों को जोड़ने का एक पूरा काम शुरू हुआ था। डिजिटलाइजेशन इंडिया का अगर कहीं से काम शुरू हुआ है कि पंचायतों को भी जोड़ा गया वाईफाई से, इंटरनेट से, ब्रॉडबैंड से, तो वो कांग्रेस के समय शुरू हुआ था। आज भी वो चुनौती है कि जब से अभी की जो वर्तमान सरकार है और जो जैसी स्थिति में हम लोग छोड़कर गए थे, वो चैलेंजेस आज भी आपके बने हुए हैं, स्पेशली फॉरेस्ट और इंटीरियर के एरियाज में। और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि विकास की जब बात आती है तो जो सुविधाओं की बात आती है तब तो आदिवासियों को दरकिनार कर दिया जाता है, पर उनके जब रिसोर्सेज और उनके जो पूरा एक माइनिंग का, और चाहे वो वुड हो, फॉरेस्ट एरिया हो, तो उसको जब हड़पना हो तो तब भी जो कौन सफर करता है, तब भी आदिवासी करता है, और तब भी यही बोला जाता है कि हम विकास कर रहे हैं। पर ये विकास बाकी लोगों के लिए हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हो सकता है, बट आदिवासियों के लिए तो ये विनाश है। और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज हम मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं बच रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आदिवासी के पास जब तक ज़मीन है तब तक उसका आदिवासियत बची हुई है। जिस दिन उसकी ज़मीन छीन जाती है वो भटकता रहता है, और एक कॉरपोरेट के लिए वो सस्ता मजदूर से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आपने क्योंकि प्रोफेशनल्स की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, एक तरफ जब हम आदिवासियों के मुद्दों की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए आदिवासी हमेशा से उसका एक बहुत ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस रहा है आदिवासियों में, वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है, देश के लगभग हर हिस्से में कमज़ोर हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आदिवासी मुद्दों को जिस तरह से समझना चाहिए और जिस तरह से उसको एड्रेस करना चाहिए, जिस तरह से विश्वास दिलाना चाहिए आदिवासियों के लिए कि आप मुद्दों को समझते भी हैं और आप सॉल्यूशन भी पेश करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं आप लोग? देखिए, लड़ाई हमारी जारी है। हमारे सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक है कि हम किससे लड़ रहे हैं। एक तो बड़े बड़े कॉरपोरेट से तो लड़ ही रहे हैं, दूसरा उनके एजेंट बीजेपी से भी हम लड़ रहे हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि बीजेपी ने जितने भी फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशंस थे उनमें इतनी पकड़ बना ली है कि वो जैसा चाहें, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे आईटी ईडी के माध्यम से हो, तो आज हमें बहुत बड़े एक दैत्य से लड़ना पड़ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हम सिंगरौली में, आप बोलें सिंगरौली में तक लगातार हमारी लड़ाई जारी है, और हम लोग पूरा डेलीगेशन भी लेकर गए, हम लीगली भी उसको बैटल आउट कर रहे हैं। पूरे डेलीगेशन को लाकर राहुल जी से भी मिलवाया था। आप अंडमान निकोबार के लिए बात करें, अंडमान निकोबार में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, उसकी सबसे पहले आवाज़ हम लोगों ने उठाई, डेलीगेशन को मिलाया, उसके बाद राहुल जी खुद गए वहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, उसको भी लीगली हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब हो ये रहा है, सिजीमाली हम गए, सिजीमाली कोरापुट की जो आप बात करें, हम वहाँ होकर आए हैं। वहाँ पर क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे ही हैं, सप्तगिरी उलाका जी हैं, वहाँ पर भी हम गए हैं। वहाँ पर भी लगातार अभी 15 दिन की पदयात्रा अभी जस्ट समाप्त हुई, अब दूसरा उसका चरण जल्दी शुरू होने वाला है। हसदेव की हम बात करें, हसदेव में मैं खुद गया हूँ, वहाँ जो खदान जैसे चल रही है, PEKB जो की खदान चल रही है, अब परसा का तो चल ही रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, केते में भी स्टार्ट कर दिया उन्हें। तो ये सारे मुद्दों पर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें हमको नीचे के जो लोग हैं उनसे भी समर्थन धीरे धीरे मिल रहा है।
अब चुनौती कहाँ आती है कि जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है, आप ये गारंटी से मांग लीजिए, कोई भी लोकल होगा, 1 हफ्ते के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अभी केन बेतवा का मैं सबसे नया उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं केन बेतवा परियोजना में भी 50 लाख से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। पूरा जो क्षेत्र है वो पानी में डूबने वाला है। उनका टारगेट ये है कि अपने बरसात से पहले पहले सारे बांधों को भर दिया जाए, पर अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं खुद वहाँ एसपी ऑफिस के बाहर सोया हूँ, सड़क पर सोए हैं हम लोग विरोध करने के लिए, क्योंकि हमारे 10 साथियों को जो आंदोलन कर रहे थे, उन 10 साथियों को जेल में कर दिया था, और वो हमारी पार्टी से जुड़े नहीं थे। मैं ये क्लियर कर दूं, जो ये 10 लोग थे ये हमारी पार्टी से नहीं जुड़े नहीं थे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी से संबंध कुछ लोग रखते हैं, पर वो एक सामाजिक आंदोलन कर रहे थे। उसमें उन लोगों को बिना बताए जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले तो उनको जेल में डाल दिया था। तो हम लोग इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल से छुड़ाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए लीगल तरीके से करना, आंदोलन करना, ये सब हम कर रहे हैं। पर चुनौती कहाँ आती है कि सुनवाई कहाँ करोगे? गवर्नर आपके साथ नहीं खड़ा। आदिवासियों का सबसे बड़ा संरक्षण कौन है? गवर्नर है। गवर्नर को कोई नहीं है। एक तो रिटायरमेंट पोस्टिंग बन गया आजकल के गवर्नर। जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे को खुद को भी बहुत उम्मीद थी कि पहली बार किसी एक आदिवासी महिला को, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, तो हमारी बहुत सारी उम्मीद थी। पर जब हमने देखा कि इतनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं आदिवासियों के साथ, और एक बार भी उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है। ओडिशा जैसी जगह जहाँ राष्ट्रपति वहाँ से आती हैं, आपके मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी है, मोहन मांझी जी। सेम चीज़ आपकी छत्तीसगढ़ में है, विष्णुदेव साय खुद एक आदिवासी हैं। पर जितना ज़्यादा बुरी तरह से आदिवासियों को मारा जा रहा है, जेलों में भरा जा रहा है, पलायन करने पर मजबूर करा जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है। तो अब हम भरोसा किस पर करें? आदिवासी लोगों पर करें कि वो लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे? कोई भी बीजेपी में आदिवासी कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं लड़ते। ऊपर से जो आदेश आता है उसका पालन कर रहे हैं। तो आप जाओगे किसके पास? एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से परमिशन दे रही है वो। अभी उन्होंने सिंगरौली में परमिशन दे दी, उन्होंने अंडमान निकोबार में क्लियरेंस दे दी। कैसे दे दी? 1-1 करोड़ पेड़ कट रहे हैं, तो एनजीटी कर क्या रहा है? तो हम जितने इंस्टीट्यूशन के पास अप्रोच कर सकते हो, तो लीगल के अलावा हमारे पास, हम जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल भी उसको पुश कर रहे हैं, पर लीगल भी इतना लंबा प्रोसेस है कि आपको जब तक न्याय मिलेगा तब तक तो पूरे पेड़ कट चुके होंगे। जी, और एक और मोर्चा है, जब ये बात हो रही है कि आपका जो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है आदिवासियों में वो कमज़ोर हो रहा है। एक आरएसएस का जो संगठन है, जनजाति सुरक्षा मंच, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली अभी लाल किले पे की, जिसमें गृह मंत्री खुद शामिल हुए, अमित शाह साहब। और उसका, हालांकि उसको जनजाति सांस्कृतिक समागम कहा गया, उनके मंच पर तब भी वनवासी लिखा गया। हाँ, वनवासी भाषणों में भी वनवासी बोला गया, क्लियरली बोला है। हाँ। लेकिन वो जो पूरा प्रोग्राम था, वो पूरा प्रोग्राम डीलिस्टिंग से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मसला है जो आप कहिए कि देश के शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में हमने ये देखा है कि गांवों के भीतर पोलराइजेशन हो गया है। ये हालत हो गई है कि जो आदिवासी मिलजुल के रहते आए थे, वो अपने मृतकों को दफना नहीं पा रहे हैं। जो दफना दिए गए उनको कब्रों को खोद दिया जा रहा है। तो एक पोलराइजेशन नज़र आता है, और उस पोलराइजेशन का सीधा सीधा नुकसान अगर किसी को, मुझे जितनी मेरी समझ है राजनीतिक, आपकी पार्टी को, आपके संगठनों को होता है, इसका क्या जवाब आपके पास है? मैं खुलकर बात करूंगा आपसे। जी, देखिए, डीलिस्टिंग लाया क्यों गया? डीलिस्टिंग जिस तरह से ये आमतौर पर आम जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं, वैसे ये आदिवासी समाज में हिंदू क्रिश्चियन करना चाहते हैं और बाकी समाजों के साथ करना चाहते हैं। एक चीज़ हमको समझना पड़ेगी, डीलिस्टिंग से फ़ायदा किसको है? मैं जो बताऊंगा आप चौंकोगे। डीलिस्टिंग से फ़ायदा उद्योगपति को है। अब आप पूछोगे कैसे? हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो पूछना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ये पहली बार किसी ने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उस पर काम करा है। जी, डीलिस्टिंग से फ़ायदा ऐसे है, क्योंकि ये मैं सिंगरौली में सीखा। सिंगरौली में मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। सिंगरौली में क्या हुआ कि पहले सीधी सिंगरौली एक जगह थी,
उसको और सीधी पूरा आरक्षित 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र था, क्योंकि आदिवासी बहुत थे वहां पर। इसको अलग करा गया, इसको सिंगरौली बनाया गया, क्योंकि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सिंगरौली बन चुका है। सबसे ज्यादा आपके पावर प्लांट्स वहां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जी, है ना। और वहां पर इन्होंने क्या करा कि अडानी जी ने वहां पर एक धिरोली कोल माइन ली। अब आपको एक मजेदार किस्सा इसमें बताता हूं। धिरोली कोल माइन में टोटल 8 गांव आते हैं और उसमें से 6 गांव आरक्षित हैं। बस धिरोली ऐसा है जो कि आरक्षित नहीं था, क्योंकि वहां आदिवासी की जनसंख्या 48% थी। ठीक है, तो जो खेल करा गया कि बोले ये तो 5वीं अनुसूची में आता ही नहीं, हमको ग्राम सभा की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये हो रहा है, ये जो पूरा षड्यंत्र है, अब आप समझिए, इस तरह से समझिए, ये चाहते हैं जितने भी माइंस एंड मिनरल्स कहां पर है, माइंस एंड मिनरल्स हैं आदिवासी क्षेत्रों में। माइंस एंड मिनरल्स अगर वहां हैं, तो अगर उनको उसको खदान करनी है, तो वो अगर 5वीं अनुसूची में, तो ग्राम सभा अनुमति क्यों देगा? या तो झूठी, कई जगह इनने झूठी अनुमतियां ली हैं, ग्राम सभा नहीं हुई है, पुलिस के दम पर ली है, और कई जगह बोला कि ये तो 5वीं अनुसूची में आता ही नहीं है। तो ये 5वीं अनुसूची कैसे डिसाइड होता है, ये मैं आपको बताता हूं कि कोई भी क्षेत्र में अगर 50% से ज्यादा आदिवासी हैं, तो वो 5वीं अनुसूची में आता है। तो जब डीलिस्टिंग आप करते हो, आपका पॉपुलेशन घट जाएगा। तो ये जो एक संवैधानिक सुरक्षा आपको हासिल है, वो हट जाएगी। तो आपकी जनसंख्या जहां 50% से नीचे गिरी, तो वो अनारक्षित क्षेत्र हो जाएगा। अनारक्षित क्षेत्र होगा तो फिर तो आप खदान खोदो, आपको जो करना है, आपके जो आदिवासियों को विशेष दर्जा मिला है, विशेष अधिकार मिले हैं, क्षेत्रों के हिसाब से अधिकार मिले, वो पूरे खत्म हो जाएंगे। और यही नहीं, अगर आपका आरक्षित क्षेत्र खत्म होता है, तो वहां पर आपको जो एक सुरक्षा मिलती है कि पंचायत में सिर्फ आदिवासी लड़ सकता है, जनपद में आदिवासी लड़ सकता है, जिला पंचायत में आदिवासी ही सिर्फ लड़ सकता है, विधायक में सिर्फ आदिवासी लड़ सकता है, लोकसभा में आदिवासी लड़, ये सब खत्म हो जाता है। और अगर ये, इससे फायदा किसका है? इससे फायदा सिर्फ उद्योगपति का है। ये बनाया गया है कि डीलिस्टिंग कर रहे हैं हम ये नए लोगों को। और मेरे को बताओ, इससे आपत्ति किसको है? आदिवासी अकेला ऐसा समुदाय है, जितना परसेंट आरक्षण, जितना आपकी जनसंख्या है, उतना परसेंट आरक्षण आपको देना पड़ेगा जी। तो आप किसी का अधिकार कैसे ले रहे हो? आप 15% हो तो 15% आरक्षण मिलेगा, आप 10% हो तो 10% आरक्षण मिलेगा, आज 20% हो गए तो 20% आरक्षण मिलेगा। तो अधिकार तो किसी का नहीं छीन रहा। नहीं, लेकिन उनका ये कहना है, जो उन्होंने समझाया है, जनजाति सुरक्षा मंच ने एक चीज में सीमित ही सही, लेकिन ये कामयाबी पाई है कि उन्होंने नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल जो है उसको ये समझाया है कि क्योंकि क्रिश्चियन आदिवासियों को वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, वो आपका आरक्षण मार रहे हैं, सारी नौकरियां उनको मिल रही हैं, सारे आरक्षण का फ़ायदा उनको मिल रहा है, और आपके बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियंस आपके। अब मुझे एक बताइए, सरकारी नौकरी बची कितनी है आपके पास? आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरी में दे रहे हैं ना, इनका बस चले बीजेपी का तो ये तो सब कुछ प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेट सरकारी नौकरियों के अलावा आपको आरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको नहीं मिल रहा है। और आजकल सरकारी नौकरी बची कितनी है, ये भी तो आप देखिए। आप कौन से किस अधिकार की बात कर रहे हैं जी? जैसे ही आप ये लाइन लेंगे कि साहब सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, तो इसमें आदिवासियों को ये लग सकता है कि आप सवाल से भाग रहे हैं। नहीं, मैं नहीं भाग रहा हूं। जितनी भी है, सवाल ये है कि क्या ये सच है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि आपको अधिकार किस चीज पर मिला है। आपको अधिकार आपकी सामूहिकता के दम पर मिला है। आपके जो आरक्षित क्षेत्र हुए वो आपकी मेजॉर नंबर ऑफ, जब 50% से ज्यादा, उसके दम पर मिला है। अगर वो क्षेत्रीय अनारक्षित हो गया तो वो क्या विधानसभा सिर्फ आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या लोकसभा सिर्फ आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या जनपद सिर्फ आदिवासी लड़ेगा क्या? क्या पंचायत सिर्फ आदिवासी लड़ेगा? जब वो क्षेत्रीय आरक्षित नहीं बचेगा, आप मुझे बताइए बैकलॉग की कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारें भर रही हैं। 15-20 साल से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैकलॉग की इतनी सारी वैकेंसीज हैं। लेकिन जनजाति सुरक्षा मंच का ये कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बैकलॉग ये सांस्कृतिक डीलिस्टिंग का, कि ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है, ये धर्म और संस्कृति की रक्षा का। अच्छा, अब मुझे एक बताइए,
आदिवासियों को, पहली बात, आदिवासियों को आरक्षण क्या धर्म के आधार पर मिला है? नहीं, आदिवासी की पहचान ही धर्म नहीं है जो बस, अभी बस, जो अभी व्यवस्था है। मैं लेकिन उनका कहना है कि बता आर्टिकल रहा हूं। 342 जो है उसको चेंज किया जाना नहीं, चाहिए। नहीं, देखिए, मैं एक सीधी सी बात कर रहा जी। हूँ। आदिवासी तब तक आदिवासी है जब तक वो अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते जी। है ना। हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, हम 50,000 साल पहले की हमारी संस्कृति है। जो हम ट्रेडिशंस करते हैं ये पुरखों से चला आ रहा है। और आज भी हम जंगल को पूछते हैं, आज भी जमीन को पूछते हैं, प्रकृति को पूछते हैं। धर्म जितने भी हैं, आप सारे धर्म ले लो, है ना, जितने धर्म है उसमें किसी एक धर्म का नहीं, जितने धर्म हैं, वो सारे धर्म आए सिर्फ 5,000 साल पहले। तो जो संस्कृति इतनी एडवांस्ड है कि 50,000 साल से तक अभी बची हुई है, और मैं तो बोलता हूं जितने धर्म बने आदिवासियों से बने। आप इसको झुझला कर दिखा दो। ये तो आदिवासी थे जो थोड़े अलग अलग इसमें चले गए। लेकिन आप इसे ट्रिकी नहीं मानते, क्योंकि क्या है कि अभी जो देश में माहौल है, उनका ये कहना है कि आदिवासी जितने भी समुदाय हैं वो सब सनातन का हिस्सा है। झारखंड में वो कह रहे हैं सनातन सरना एक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये फंस नहीं जाते कि अगर आप ये कहें कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो हिंदू नाराज हो जाएंगे? हमने बोला ही नहीं, हमने ये नहीं बोला कि आदिवासी हिंदू नहीं है या आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है। हम ये बोल ही नहीं रहे हैं। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी पहचान सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, ये बोल रहे हैं। ये देश हर व्यक्ति को कोई ना कोई धर्म प्रैक्टिस करने की आजादी देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इट इज अ फंडामेंटल राइट कि एनीवन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। इट इज देयर डिसीजन। हम ये बोल रहे हैं कि आदिवासी की जो पहचान है वो आदिवासी की पहचान मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आदिवासियों को धर्म कोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताइए। मैं तो बता रहा हूं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब हिंदू कॉलम हो सकता है, मुस्लिम कॉलम हो सकता है, सिख कॉलम हो सकता है, जैन कॉलम हो सकता है, ईसाई कॉलम हो सकता है, तो फिर आदिवासी कॉलम क्यों नहीं हो सकता? किसी का विरोध नहीं है कि, मतलब आप मत बताइए कि अगर जैन अलग हो गए तो क्या वो हिंदू का विरोध कर रहे थे? क्या बुद्धिस्ट अलग हो गए तो क्या हिंदू का विरोध कर रहे थे? मुस्लिम अलग हो गए तो क्या हिंदू का विरोध कर? ऐसा नहीं है। अगर हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है तो आदिवासियों को क्यों नहीं है? जी, बस सीधा सा सवाल है। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली की स्थिति में बता रहा हूं। दिल्ली में ऊपर से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि एसटी कॉलम में किसी को मत दर्ज करो। बहुत शिकायतें आ रही हैं। एसटी कॉलम उन्होंने बना दिया काउंटिंग में, पर उसमें बोल रहे हैं कि आप अदर्स में डाल दो, एसटी में मत डालो। जब तक कोई विरोध नहीं कर रहा तब तक नहीं हो रहा। तो हकीकत ये, हमारी जो लड़ाई है, हमारी धर्म की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि हमारी जो ट्राइबल आइडेंटिटी आदिवासियत है उसको हम कैसे बचा कर रखें। विक्रांत भूरिया जी, एक और ज़रूरी सवाल, जो लाल किले की रैली में अमित शाह ने बड़े दावे के साथ कहा कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यूसीसी जब आएगा तो आदिवासियों पर उसको थोपा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आदिवासियों को हर उस राज्य में यूसीसी से बाहर रखा गया है जहाँ जहाँ ये लागू हुआ है बीजेपी के राज्यों में। तो जो ये समान नागरिक संहिता को लेकर गृह मंत्री ने आदिवासियों को आश्वासन दिया है और आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं आदिवासी इलाकों में कि यूसीसी आएगा तो आदिवासी संस्कृति खतरे में पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यूसीसी का अनाउंस करा जी, सबसे पहले हम लोगों ने उसका विरोध करा। हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि अगर यूसीसी लागू होता है, जब इनकी बैठक अभी दिल्ली में हुई, जी जी, मैंने खुद ने अल्टीमेटम दिया कि सारे आदिवासी रोड पर उतर जाएंगे जी। और जिस तरह का माहौल उस मीटिंग के बाद हुआ है, जो दिल्ली में इनकी बैठक हुई है, उसके बाद इनको लगा कि ये डैमेज कंट्रोल में है। मुझे बताइए, उस रैली के पहले अमित शाह जी ने कभी भी बोला कि आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा? आप मुझे बताइए, 24 तारीख की रैली के पहले आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए कि अमित शाह जी ने ये बोला हो कि हम आदिवासियों को बाहर रखेंगे। नहीं बोला ना। डर है, ये डर रहे हैं ये लोग। और आप ये देखिए, जब हमने इसका विरोध करा, हमारे आदिवासी कांग्रेस के लोग उनकी रैली में जाकर विरोध कर आए हैं, है ना। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, फिर पुतला दहन अमित शाह जी का पूरे देश में हुआ है, हमने भी करा है, सामाजिक संगठनों में भी करा है। और फिर यही कारण है कि जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी उन लोगों से मिलते हैं, यही जनजातीय सुरक्षा मंच वालों से,
तो आप ये हैरान होंगे, आप नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट निकाल लीजिए, उसमें उन्होंने वनवासी शब्द का उपयोग नहीं करा, उसमें आदिवासी शब्द का उपयोग करा है। नहीं, ये तो एक मुझे लगा कि ये एक माहौल बना था कि आदिवासी शब्द से जो परहेज करते थे संघ परिवार के लोग, अब वैसा परहेज नहीं है। हालांकि उस रैली में ज्यादातर लोगों ने वनवासी शब्द का ही इस्तेमाल नहीं, अब उसमें 9 बार, मेरे को पता है ना, 9 बार अमित शाह जी ने वनवासी शब्द का उपयोग करा। मैं तो एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ। और जब 24 तारीख को वो बोल रहे हैं, 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी वनवासी शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब उनको भी मालूम है आदिवासी वनवासी शब्द को एक्सेप्ट करने का तैयार नहीं हो, ये डर है। तो जो यूसीसी की ये बात कर रहे हैं, ये उनका डर है कि ये बैकलैश करेंगे, क्योंकि हम आइडेंटिटी, हम बोल रहे थे कि आइडेंटिटी, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो बोलो हम नहीं, सब आना चाहिए यूसीसी। लेकिन आपने एक और मुद्दे की तरफ मुझे भटका दिया है अब। हाँ, बिल्कुल, आदिवासियों से जुड़े हुए ही, कि जब आप यूसीसी की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी से उससे पहले नहीं कहा था ये भी चीज। हाँ ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। डीलिस्टिंग रैली में सबसे बड़ी मांग, जो लोगों की बता रहा हूं मैं, नेता जो बोल रहे थे, लेकिन जो लोग वहां जुटे थे, जिसमें उनके कार्यकर्ता भी थे बड़ी संख्या में, जनजाति सुरक्षा मंच के, उनका ये कहना था कि आर्टिकल 342 को चेंज किया जाना चाहिए, और जो परिभाषा है आदिवासी की अभी, जिसमें धर्म को आधार नहीं माना जाता है, उसमें धर्म को आधार बनाया जाना चाहिए। जैसे शेड्यूल कास्ट के मामले में है कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको एससी नहीं माना जाएगा, ऐसे ही अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको एसटी नहीं माना जाना चाहिए। तो इसको वो ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त में एक चूक हो गई थी। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं। जब आप उसको बोलते हैं कि ये जो लोग वर्ण व्यवस्था में थे उसमें दलित था, और सबसे ज्यादा शोषण उसका हुआ है, पर आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में नहीं था। और जो धर्म के आधार पर बोला जाता है, ये क्योंकि वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे। आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं रहा, तो आप हम पर कैसे लागू करोगे? अगर वर्ण व्यवस्था का हिस्सा हो तो आप धर्म के आधार पर जो बोल रहे हो, हमारे इसमें तो आदिवासी आप किस श्रेणी में रखोगे? नहीं, लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कल को मान लीजिए, और ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक, वो तो आपको, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में ये आया है कि मैं क्या बोल रहा जी, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के डिसीजन आ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही नए युवाओं को कॉकरोच बोलने लगे, बेरोजगार युवा को कॉकरोच बोलने लगे, वही कह रहा हूं, तो आप किस व्यवस्था पर विश्वास? उसी बात को मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि कल को कोई व्यक्ति चला जाए हम तो देखिए लड़ने के हिसाब से आए हैं जी, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, पर हम इनके सामने अनैतिक चीजों के लिए हम नहीं झुकने वाले। सत्ता थोड़े दिन बाद मिलेगी, पर मिलेगी, और तब इस सब चीजों का हिसाब करा जाएगा। जो इन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, देश के संविधान को नुकसान पहुंचाया है, तो जो ये अभी कर रहे हैं ना, ये भूल, ये ना समझे कि उन तक आंच नहीं आएगी आपकी। करेक्शन होगा, 100% होगा जी। पूरे प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। परिवर्तन से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप जब सत्ता में रहो, हमेशा याद रखो, एक दिन आएगा जब आप सत्ता से बाहर होगे। और हम तो वो तैयारी से आए हैं कि ऐसा नहीं है कि एक साल में अगर सत्ता नहीं मिली तो हम सब घर बैठ जाएंगे, नहीं, हम तो लड़ने के हिसाब से आए। जब तक संघर्ष करना पड़ेगा, ताकत से संघर्ष करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए विक्रांत भूरिया साहब, आप यंग डॉक्टर हैं और आप राजनीति में भी हैं, विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है और आदिवासी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, जो नौजवान हैं वो आपकी तरफ क्यों आकर्षित होगा? जो आज की तारीख में कहते हैं हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा नौजवानों का देश है, जिसके साथ नौजवान होंगे देश उसके साथ होगा। क्या मतलब ऐसा आपका विजन है कि नौजवान आपकी तरफ आकर्षित हो? एक लाइन में बोलूं जी, आज के देश में अगर कोई संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जितनी ताकत से वो संविधान सबको, हमारे जो पहले थे उन्होंने बहुत सोच समझ कर संविधान बनाया है। उसमें सबके बराबर अधिकार रखे हैं, किसी के साथ गलत नहीं हो ये सुनिश्चित करा है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत एक संस्कृति नहीं है, डाइवर्सिटी है।
जो इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में, आप नॉर्थ से साउथ जाओ, ईस्ट से वेस्ट जाओ, जबरदस्त डाइवर्स नेशन है हमारा, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी को हम लोग बार बार, मैं भी भारत के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, हर मामले में विविधता आपको मिलेगी, भाषा के मामले में, खान पीन के मामले में, म्यूज़िक के, हर चीज़ में मिलेगी। लेकिन जब मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ तो क्या है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बताए जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, वो आदिवासियों के अधिकार और वजूद से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन जब आदिवासी नौजवान की बात करते हैं, जैसे आपके इलाके में मैं घूमा हूँ, कई बार जाना हुआ है मेरा, तो एक बेचैनी नौजवानों में नज़र आती है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जो भील प्रदेश की जो जिस तरह की डिमांड होती है, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि यंग लोगों में एक बेचैनी है, वो अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं, उस पहचान को असर्ट कर रहे हैं, वो लीडरशिप भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास वो अवसर मौजूद हैं और क्या आप उनको ये अवसर दे पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी जी ने क्लियर हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको हर स्टेट में नए ट्राइबल लीडर्स तैयार करना है, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो मेन लीडर्स को ही तैयार करना है। मेरी नेशनल बॉडी में जितने भी हैं सब 40 के नीचे हैं। वाह। हमने पूरी नेशनल बॉडी बनाई है, सब 40 के नीचे हैं, एक भी 40 के ऊपर नहीं है पूरी नेशनल बॉडी में। हम जितने नए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बना रहे हैं सब यूथ कांग्रेस के बैकग्राउंड के हैं, या फिर कोई जो पहले कहीं ना यूथ कांग्रेस में रहे। तो हम ये नया सिस्टम ला रहे हैं, और ऐसा, और उनमें से मैक्सिमम लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो हमको जवाबदारी दी है उसको ईमानदारी से निभाएं। और यही तरीका है कि आज लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ हमको मंच मिल सकता है। आपने बोला ना यूथ क्यों आएगा जी, आप उसको मंच दे रहे हैं, और हम तैयार है मंच देने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए विक्रांत भूरिया साहब, कि आप जिस परिवार से आते हैं उसके एक लेगेसी, आपके फादर केंद्र में मंत्री रहे, बड़े आदिवासी नेता देश के हैं, आपके लिए आसान है दिल्ली में आना, इंदिरा भवन जाना, आप तो पदाधिकारी भी हैं, राहुल गांधी जी से मिलना, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ईमानदारी से बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी में जब आप अपने आप को पाते हैं तो क्या आदिवासियों के लिए, आदिवासी मुद्दों के लिए वो स्पेस आपको नज़र आता है? बहुत स्पेस है। मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, जब से राहुल जी ने कास्ट सेंसस का इशू उठाया है, मैं मानता हूँ कांग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो विभाग बन गए हैं, आदिवासी कांग्रेस, एससी कांग्रेस और ओबीसी कांग्रेस और माइनॉरिटी कांग्रेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल बन गए हैं, क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी से जुड़े हैं, है ना। और इसलिए हमको जो फ्री हैंड मिल रहा है, आप निकाल कर देख लीजिए कि जो मैक्सिमम कार्यक्रम अभी पिछले 5-6 महीने में हुए हैं वो किन किन ने करें और किन को मौका दिया जा रहा है, इन्हीं विभागों को दिया जा रहा है। और हम लोग वो पोडियम, आप ये सोचिए प्रोफेशनल्स का प्रोग्राम करने का, हमको मालूम है हम प्रोफेशनल का प्रोग्राम करेंगे, उसमें से कुछ ही लोग आपकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, है ना। बट जब तक उनकी आइडियोलॉजी आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं करोगे, और ये मैक्सिमम लोग वो हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जितने भी कल आए थे इनमें से एक भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं। मतलब ये पूरा एक इंडिपेंडेंट स्पेस क्रिएट करा जा रहा है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो यार ये तो पॉलिटिकल है या फिर कांग्रेस का सदस्य, नहीं, उसमें से एक भी कांग्रेस का सदस्य। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी हों, आप हों, और आपने खुद बताया कि आपके जो नेशनल बॉडी है उसमें 40 या उसके आसपास की उम्र के लोग हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसका क्लियर कट असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में नजर आया, और कांग्रेस फिर से एक वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी बन गई है, और राहुल गांधी को काफ़ी सीरियसली देश में लिया जा रहा है। वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। आप सब लोग तो नौजवान हैं, लेकिन आप कहीं ऐसी यात्राएं करते हुए आदिवासी इलाकों में, जिससे कि नौजवान जुड़े, आम लोग भी जुड़े, किसी मुद्दे जो इलाकों के मुद्दे हैं जो उतने बड़े शायद नहीं है कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ सकें, तो राहुल गांधी से प्रेरणा आप लोग नहीं लेते हैं? नहीं, मैंने शुरुआत राजनीति की पदयात्रा से करी थी। मैंने 350 किलोमीटर की, जब मैं पहले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था तब 350 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने करी थी। उसमें झाबुआ था, हाँ। बामनिया से शुरू करी थी, मामा बालेश्वर दयाल जी के
नहीं, आपका व्यक्तिगत तो आपने बोला ना, लेकिन क्योंकि आज आप आदिवासी कांग्रेस के अभी मैं उसके बाद आ रहा हूं। उसके ये आपने पद यात्रा करी, उसके बाद हमारे 2023 के चुनाव के पहले मैंने पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करी है। मैंने शुरू करा था जब सिंगरौली में पेशाब कांड हुआ था, आपको याद? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसे कौन भूल सकता है ना? जितना तो उसमें मैंने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में एक कोने से सिंगरौली से शुरू कर पूरे 36 आदिवासी सीट्स कवर करते करते, उसमें हम पैदल भी चले थे, गाड़ियों का भी उपयोग हुआ था, पर सबको जगाने का एक प्रयास करा गया था सिंगरौली से लेकर झाबुआ तक। मतलब हमने शुरू करा था वहां से और वो खींच कर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश बॉर्डर के उधर से, और वहां से हम लोग पूरा नीचे का पूरा जो हमारी नर्मदा पट्टी आप बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके जो ट्राइबल्स हैं आपको नर्मदा पट्टी के आसपास ही दिखती हैं, और नर्मदा पट्टी 150 विधानसभाओं को छूती है। 36 ट्राइबल विधानसभाओं में करते 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 झाबुआ पर उसको एंड करा था गुजरात में। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है आदिवासी कांग्रेस के नेता के तौर पर, क्योंकि अब आप देश भर की जिम्मेदारी आपके पास है, कि कहीं ना कहीं लंबे समय क्योंकि पार्टी सत्ता में रही, और देखिए हमने तो सत्ता देखी नहीं है, मैं सही आपने नहीं देखा, आपके पापा ने हाँ, तो हम युवा पीढ़ी का ये तो दर्द है। लेकिन मेरा ये कहना है नहीं, हाँ आपकी परीक्षा है, नहीं तो ये दर्द है, ये जो आप कम से कम कह सकते हैं, आप पे जो आरोप लगता है कि सत्ता आपको थाली में मिली नहीं सत्ता, बल्कि मैं तो मानता हूं आज के पॉलिटिकल सिस्टम में इफ यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो कि आपको वो देखते हैं कि यार ये तो नेता का बेटा, ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि बड़ा मुश्किल है यार नेताओं को सड़क पे उतारना, है ना? आप जाते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तो नए लोगों को हम इंडक्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग, देखिए अनटिल अनलेस आप में हंगर होगी, और हंगर नए युवा में है, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो जब तक आप में भूख नहीं होगी, लोग चीज़ों को बदलने की, स्थिति को बदलने की, स्टेटस क्वो को बदलने की, तब तक आप राजनीति नहीं कर सकते आज के समय में। और यही कारण है कि आपको, लेकिन कोई नौजवान पलट के कह सकता है कि साहब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन फिर टिकट किसी बड़े नेता के बच्चे को मिल जाएगी। अब वो सिस्टम कांग्रेस में नहीं चलता। कांग्रेस में जब से अब राहुल जी पूरी ताकत से चीजें कमान जो संभाल रहे हैं, अब आपको टिकट मिलेगा तो आपकी काबिलियत पर ही मिलेगा। ऐसा, लेकिन आपके स्टेट में तो ये कहा जाता है कि अगर आपको कांग्रेस का नेता बनना है, या तो दिग्विजय सिंह का कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद होना चाहिए, या कमलनाथ का आशीर्वाद होना चाहिए, किसी एक नहीं, देखिए इसको ये लिया जाता है कि आशीर्वाद को अगर हम ये बोले कि मेंटरशिप है ना, आपको देखिए, आपको अगर मान लीजिए मैं अगर, तो आपका मेंटर कौन है? आप कौन से कैंप मैं देखिए, मैं लोग कहते हैं शायद दिग्विजय सिंह जी के नहीं, मैं आप दिग्विजय सिंह जी से भी मुझे जोड़ सकते हैं, आप कमलनाथ जी से भी जोड़ सकते हैं, आप भूरिया जी से भी जोड़ ज्यादा किससे नहीं, भूरिया जी से जोड़ने का तो खैर, मतलब आप अगर पॉलिटिकली आपने जोड़ा हुआ है आपको उनसे, पॉलिटिकली आप बोल रहे हैं, आप पॉलिटिकली दिग्विजय सिंह के ज्यादा करीब हैं या कमलनाथ के ज्यादा? मैं दोनों के करीब हूं। ऐसे नहीं होता नहीं है। ये आपने मुझसे पूछा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग, आपका परिवार दिग्विजय सिंह के ज्यादा, हमारा परिवार दिग्विजय सिंह जी से करीब है, पर ये चीज आप समझो कि जब हम सत्ता में थे और जब लगा था, क्योंकि आप ये समझो कि मैं कमलनाथ जी के अंडर में मैंने यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूं मैं, है ना, यूथ कांग्रेस का जितने समय में 4 साल रहा, मैं कमलनाथ जी के अंडर में रहा, और हमने जबरदस्त काम कर दिखाया यूथ कांग्रेस में, हमने बहुत संघर्ष किया। मैं खुद विधायक रहते हुए 3 दिन जेल रहकर आया हूँ। तो हम लोग संघर्ष करने वाली पीढ़ी है। कभी आपने उनको कहा कि अब आप बैक सीट ले लीजिए, अब हम लोग हैं ना, हम संभालेंगे? अच्छा, मुझे एक बताओ, घर में देखिए, आप घर में तो आप घर में आपके पिताजी को आप ये बोलते हैं कि आप लोग अब बस रिटायर हो जाएं, ऐसा नहीं बोल सकते ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होना है, आप नहीं रोक सकते। नई पीढ़ी आएगी तो धीरे धीरे उन सबको महसूस होता है कि अब उनको आगे देना है, उनको जवाबदारी देनी है, और अभी हम उस स्थिति में नहीं कि हम लोग पूरी ताकत से अकेले के दम पर कर लें। हमें सबकी जरूरत है, मार्गदर्शन की भी जरूरत है, उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस कहां से लाओगे आप? क्योंकि देखिए, युवा एनर्जी और जोश के साथ आपको सीनियर्स का मार्गदर्शन और वो एक्सपर्टीज की भी जरूरत है, तभी आप सही रास्ते पर चलोगे ना। नहीं तो आप सिर्फ यूथ हैं, हम ये भी कर देंगे वो देंगे, पता चले कि वो गलत रास्ता हो, आप एनर्जी लगा रहे हो, पता है वो गलत रास्ता हो। क्योंकि हमने जो राजनीति देखी है
उनका कंपटीशन हम राजनीति का नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से राजनीति होती है, इसका क्या असर होता है, इसके क्या परिणाम आते हैं। अनुभव का फायदा लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, और यही समझदारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। तो ये थे विक्रांत भूरिया। ऐसे ही एक और आदिवासी नेता से जल्दी आपको मिलवाएंगे, तब तक इंतजार कीजिए और मैं भी भारत को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।